सभी साथियों को अनु सर का नमस्कार। साथियों, सॉलिड स्टेट की जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे थे, तो सॉलिड स्टेट से हमने शुरू किया हुआ है। तो आज हम क्वेश्चंस आपके सामने ये सॉलिड स्टेट के कुछ लाए हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं सॉलिड स्टेट के, वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल रेडी हो जाइए, पेन लेकर के बैठिएगा। क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द यूनिट सेल विद क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो किसके इक्वल है, बी जो इक्वल हो गया, थिकनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, और ए इक्वल टू बी है और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक सिखाई थी आपके लिए, जो थी, अगर आपने CTO RHMT वाली मेरी वीडियो आपने देखी हुई तो आपको ये पता लग जाएगा कि एल ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, तो फिर ये CTO यानी कि फिर ये CTO, आपको देखो CTO है ना, समझ रहे मेरी बात नहीं, यानी कि ये वाली कंडीशन टेट्रागोनल वाली कंडीशन आना चाहिए। ये मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आंसर आपका टेट्रागोनल, बी का जो आंसर आएगा वो आपका टेट्रागोनल यानी कि बी का आंसर, फर्स्ट का आंसर फिर बी आएगा। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड हाइड्रोजन आर, भाई इंटर पार्टिकल फोर्सेज सॉलिड हाइड्रोजन में क्या होते हैं ये आप बता सकते हैं। सॉलिड हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जनरली लोग हाइड्रोजन बॉन्ड लगा करके चले आएंगे, लेकिन सॉलिड हाइड्रोजन जब होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वैन डर वाल में डिस्पर्जन फोर्स होता है, एक आपका डिस्पर्जन फोर्स होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। वैन डर वाल फोर्स में एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होता है। तो वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का वीक वैन डर वाल फोर्स में ही काउंट किया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉलिड हाइड्रोजन की बात वो कर रहा है। NaCl क्रिस्टल बिलोंग्स टू द क्रिस्टल सिस्टम। NaCl क्रिस्टल जो है वो किस क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करता है। A solid melts slightly above 273 Kelvin and it is poor conductor of electricity, heat and electricity to which of the following categories, यानी कि कोई भी सॉलिड है मेल्ट कर जाता है, तुरंत ही मेल्ट कर जाता है, और 273 पे मेल्ट कर जाता है, और उसके अंदर वो पुअर कंडक्टर, तो मीन्स सीधी सी बात हो गई कि वो कोवेलेंट होना चाहिए, तो मतलब कोवेलेंट हो गया। अब उसमें आगे भी देख लेते हैं। द सॉलिड मेल्ट्स स्लाइटली अबव 273 केल्विन एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आयनिक तो है नहीं, गुड कंडक्टर होता, मेटेलिक भी गुड होता, कोवेलेंट और मॉलिकुलर में कंडीशन चल रही है। और अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें से ऑप्शन आपको लगना चाहिए, सॉलिड है मेल्ट स्लाइटली अबव, तो अगर स्लाइटली अबव 273 है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, और कोवेलेंट में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। तो फिर आंसर मैं यहाँ पर डी दूंगा इसका, यानी फोर्थ वाले का जो आंसर देना चाहिए मुझे वो डी देना चाहिए। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके सामने क्या है नेक्स्ट स्क्रीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो द एन आइसोट्रॉपी, तो आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी भी मैंने पढ़ाई हुई है। तो आइसोट्रॉपी कौन शो करता है और एन आइसोट्रॉपी कौन शो करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ज़रा आप बताएंगे आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी में क्या सिचुएशन है, बताएंगे आप। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा या फिर मैं करके दिखाऊँ, बताइए। भाई आइसोट्रॉपी जो होती है, जब प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, सभी डायरेक्शन बदलने के साथ प्रॉपर्टी ना बदलें तो आइसोट्रॉपी, और डायरेक्शन बदलने के साथ प्रॉपर्टी बदल जाए, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। जहाँ तक मुझे पता है कि भाई अगर डायरेक्शन बदलती है और प्रॉपर्टी सेम रहती है तो आइसोट्रॉपी, बदल जाए तो एन आइसोट्रॉपी। तो पाँचवें का जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा, एन आइसोट्रॉपी। भाई ग्लास स्यूडो सॉलिड है, वुड है, पेपर है, ये सब आइसोट्रॉपिक हैं, लेकिन बेरियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ये एन आइसोट्रॉपिक होगा। तो 5 का आंसर फिर बी होना चाहिए, 5 का आंसर फिर बी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके लिए, तो इन क्वेश्चंस को आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। In a crystal, all the lattice sites are found to be copied by the covalent molecules. To which kind of solid it does? तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर
क्वेश्चन ये ऐसा आता है तो फिर आंसर आप क्या लगाएंगे ये तो आपके जहन में भी चल रहा होगा। इन ए क्रिस्टल ऑल द लेटेस्ट साइट्स आर फाउंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो फिर मॉलिक्यूलर में जाएगा ये, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल वर्ड नहीं होता तो हम लोग मॉलिक्यूलर नहीं लगाते। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्ट द नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पाइनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ये MgL2O4 का होता है, नॉर्मल में गिना जाता है इसे। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होता है, ये तो दुनिया जानती कि इसमें 4 आंसर आता है, सभी जानते हैं इसमें 4 आता है, तो आंसर फिर मैं 4 लगा देता हूँ। कैसे आता है, अगर हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल इस तरीके से बनाते हैं, ये क्यूबिक यूनिट सेल मैंने यहाँ पर बना दी, और ये तो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, सभी जानते हैं, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और फेस पे तो 1/8 × 8 + ½ × 3 मतलब टोटल 4 आ जाता है। इन SCP अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर, SCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो मुझे तो 12 पता है, आपको भी या 12 ही रहना चाहिए पता। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट द लोएस्ट रेडियस रेशियो लिमिट। अब मैं आपको बता दूं, एक रेडियस रेशियो लिमिट जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल की होती है 0.414 होती है, टेट्राहेड्रल की 0.225 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंसर में लोएस्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट द लोएस्ट रेडियस रेशियो, तो लोएस्ट रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए वो आपको सामने दिख रहा है, यानी कि आंसर में C लगाता हूँ, 10 का C लगाना चाहिए। ब्रेविस लैटिसेस आर, ये ब्रेविस लैटिसेस क्या होते हैं वो बता, 7 टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस के जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। 14 टाइप्स होते हैं, 7 इसके सिस्टम होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मिटा लेता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे कि इसमें क्या लगाना चाहिए हम लोगों को। चलिए अब देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इफ़ प्रेजेंट लोअर द डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है वो फ्रैंकल में तो घटती नहीं है, शॉर्टकी में इसलिए घट जाती है क्योंकि वो वहाँ से कैटायन और एनायन मिस कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकी आंसर आना चाहिए, शॉर्टकी डिफेक्ट। इफ़ द रेडियस, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर PGTs के लिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। रेडियस रेशियो आपको निकालना है, यानी कि इसमें द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन 95 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन इज़ 181 पिकोमीटर। प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको निकालना कैसे आप निकालेंगे। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये रेंज जो है इसका रेशियो निकाल दीजिए 95 अपॉन यानी कि 181, यानी कि लगभग 1/2 मीन्स 0.5। ये 0.5 जो रेंज है वो 0.7 और 0.4 के बीच में आ रही है, यानी कि इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए इसका। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो साथियों मेरे हिसाब से जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो यानी कि B लगा दूँ मैं। और वैसे भी आपको बता दूं सोडियम क्लोराइड है, वैसे भी 6 ही आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मैं आपको ट्रिक समझाता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की, वो आप समझिएगा। देखिए आपको मतलब कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक सीखिएगा, बताइएगा नहीं किसी को, है ना, चुपचाप रहेगा। COTT याद हो गया ना, COTT 8 6 4 3 याद हो गया ना आपको। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1 से लेकर 0.732 तक, 0.732 से 0.414 तक रहिएगा, उसके 0.414 से 0.225 तक रहिएगा, 0.225 से लेकर 0.155 तक जाइएगा। इस तरीके से आप याद कर लेंगे ये वैल्यूज़, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, वैल्यूज़ याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। कुछ ना आइडिया लगे तो मुझे तो एक पता है, 1 से 7 जाना है, 1 से 7 जाना है, 7 से 4 जाना है, 4 से 2 जाना है, 2 से 1 जाना है, बस उसी के बाद डेसिमल लगा लिए, हो गया काम। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपके सामने आता है 14 क्वेश्चन। अब बाइनरी सॉलिड A और B हैज़ ए जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जब भी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगी कि क्वेश्चन का जिंक ब्लेंड ZNS यानी फ्रैंकल डिफेक्ट वाली कंडीशन चल रही स्ट्रक्चर। B आयंस कंस्टिट्यूट द लैटिस साइट A while the A आयंस ऑक्यूपाइड 25% ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो मैं आपको बता 25% का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि B आयंस आर, देखो
बाइनरी सॉलिड ए भी है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है। और जब ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी एक को x मान लेंगे, दूसरे को सपोज कर लेंगे, और टेट्राहेड्रल होल्स है तो इसलिए हम फार्मूला लगा लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो होता है नंबर ऑफ यानी कि बी आयंस कंस्टिट्यूट द लैटिस, तो नंबर ऑफ बी आयंस जो सपोज कर लेते हैं x मान लेते हैं, और ए आयंस ऑक्यूपाई तो टेट्राहेड्रल वाइड्स, यानी कि ए आयंस जो है वो इसका मतलब है इसके टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड बना लेते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड बनाते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना 2x बन जाएंगे। एक्चुअल हो गया, कन्फर्म हो गया। ए पॉजिटिव आपके पास 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कि 2/3 यानी 25% का मतलब हुआ 2x इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, यानी 25 चौक 100, यानी कि ये आपका x/2 आ गया। यानी b का नंबर जो आया है वो आपका आ गया x, और a का नंबर आ गया आपका कितना आ गया x/2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो b2 रह जाएगा, और x काट दीजिए आप, इसका मतलब हुआ AB2 आंसर फिर आना चाहिए। तो हमने AB2 आंसर निकाल दिया, तो AB2 आंसर फिर C में जा रहा है। अब बाइनरी सॉलिड AB पॉजिटिव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इफ़ द एज लेंथ इज़ 400 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन इज 75 पिकोमीटर। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसका ट्रिक आप सीखिएगा, किनारे में ला करके बताता हूँ। 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज इक्वल टू जो आना चाहिए वो टोटल 400 है, शायद 400 ही है, देखते हूँ एक बार। हाँ ठीक है, 400 पिकोमीटर है, तो इसका मतलब r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव जो होगा वो आपका 200 हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब r नेगेटिव जो हुआ, r नेगेटिव इज इक्वल टू 200 माइनस r पॉजिटिव हुआ, और r पॉजिटिव की वैल्यू 75 दे रखी है तो -75 कर दीजिएगा। 125 पिकोमीटर आंसर आना चाहिए। है इसमें आंसर 125 कहीं पर 125, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही जाना चाहिए 15 में का। आ सॉलिड हैज़ ए BCC स्ट्रक्चर इफ द डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इतनी दे रखी द एज लेंथ ऑफ द सेल। अब आपको पता बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में आपको रेडियस और फार्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियस यानी कि रूट डिस्टेंस की बात करें √3/2a हो जाएगा, √3/4a हो जाता है, वो रेडियस हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम केवल एक चीज़ आपको ये बता देते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप जब निकालना है तो इसका मतलब वह a की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू a की है, कितनी दे रखी इतनी अगर आप बात बता देंगे तो फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। अ सॉलिड हैज़ ए BC स्ट्रक्चर इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजर बिटवीन टू एटम्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.73। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा है, आपको एज लेंथ निकालनी है, इसमें दिमाग ना लगाइएगा बहुत ज़्यादा। तो यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू √3/2a, तो डिस्टेंस 1.73 इज इक्वल टू √3/2 इंटू a लगा दिया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई √3। सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे सॉल्व करेंगे आंसर इसका 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 200 पिकोमीटर आ जाएगा। अधिकतर लोग इनमें से आंसर छाड़ देंगे, यो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फॉर ए सॉलिड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी पॉइंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर, इस पे आपको देखना है। तो ये एक तो इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, तो 1 2 3 4। इसका मतलब है कि जो ये टचिंग कितने को टच कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। 17 में का जो क्वेश्चन है वो कितने को टच कर रहा है, तो मुझे तो टच करता और तो कहीं से टच होगा नहीं, ये भी पक्का है। तो इसका मतलब इसका टचिंग जो कंडीशन होगी यानी 1 2 और 1 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 5 6, यानी कि 6 आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये मिटा दीजिए, ये नहीं करेगा टच, इसको ये भी टच नहीं करेगा, लेकिन जो टच करेंगे वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में करेंगे। और जो टेट्राहेड्रल वाइड बनने वाला है वो कौन सा है, यानी कि टेट्राहेड्रल जो वाइड बनेगा इसके अंदर वो ये टेट्राहेड्रल वाइड को अरेंजमेंट करते हुए तो 6 आइटम, यानी कि मुझे तो दिखाई रहे एक ये दिखाई दे रहा है 2, एक ये दिखाई दे रहा है 3 तो ये टच कर जाएंगे।
और ये 3 जो है वो ऊपर वाले टच करें। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सॉलिड एक्स बाई हैज़ NaCl स्ट्रक्चर इफ़ द रेडियस ऑफ एक्स पॉजिटिव इज़ 100 पिकोमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बाई एन एन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अभी ऊपर की तरह ही है जैसा कि मैंने अभी ऊपर कराया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन पहले देखता हूँ कि क्या ऑप्शन हमें मिल रहा है। इसके बाद वाले पन्ने पे मुझे देखना पड़ेगा ऑप्शन, यानी कि 120 पिकोमीटर दिया हुआ है, 280, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन आप करिएगा इसका, और कैलकुलेशन करने के बाद आप निकालिएगा, इसका आंसर मैं लास्ट में लगा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। वैसे अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन का तरीका आपको मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन ये वाला है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन ये वाला, ये 15 वाला जो क्वेश्चन है, सेम 15 वाला क्वेश्चन है, यही मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें करना कुछ नहीं कि 18 वाला जो क्वेश्चन है सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज़ इक्वल टू जो है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बाई नेगेटिव एनहांस, यानी कि सॉलिड इफ़ द रेडियस ऑफ एक्स पॉजिटिव, यानी 2 पूरे का हमें पता नहीं, डिटेल नहीं पता है, तो इसका मतलब वह पूरे का रेडियस हमें रेडियस रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा। ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो निकल के आता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आता है। तो 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर की जो रेंज रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 के कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज कितनी होती है मैंने आपको बताया था, COTT होता है 8643, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो आपकी शुरुआत 0.732 से लेकर के 0.414 तक होती। तो 0.732 मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि हो जाएगा आपका ये R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज़ इक्वल टू 0.72 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 4, 2 3 6 हो जाएगा, है 2 3 6 हो गया, 2 चौक को डिवाइड कर लेते हैं, 0.732 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 6 12, यानी कि 0.376 आ गया। 0.376 को जो है वो अब आपको क्या करना है, ये एक का रेडियस किसका है 100 पिकोमीटर है, किसका R पॉजिटिव का है। तो R पॉजिटिव का 100 का मतलब हुआ कि यानी कि 100 प्लस R नेगेटिव इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.376, यानी कि ये क्वेश्चन इसमें से लगा देंगे। तो फिर मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, इन दोनों के बीच की कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो फिर जो रेडियस रेशियो आना चाहिए, लिमिट वैल्यूज़ इनकी निकाल लीजिएगा, इन दोनों के लिमिट वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। इन दोनों के लिमिट के वैल्यूज़ के हिसाब से अगर ऑप्शन देखेंगे तो नेक्स्ट पन्ने पे मुझे लग रहा है 136 से मैक्सिमम, यानी कि दोनों वैल्यूज़ 241.6 पिकोमीटर के आसपास, ये डेसिमल में आ रहा है तो मुझे तो यही लगेगा। कैलकुलेशन आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कोई कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट में की है, जल्दी में की है, तो फिर रेंज, लेकिन रेंज मुझे पता है कि ये ऑक्टाइडल है तो मैंने तरीका फिर मेथड भी वही लगाया है। तो इसका मतलब फिर आंसर जो है इसका क्या आना चाहिए, 18वें का जो आंसर है फिर B ही आना चाहिए, यही पक्का आंसर होना चाहिए। रेंज के हिसाब से आप निकालिएगा, कोई नहीं हो जाएगा। आपसे पता है वन अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड, यानी कि फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड हमेशा वो होते हैं जिनमें से, यानी कि जिनमें आपने देखा मैक्सिमम फेरो मैग्नेटिक और फेरो इलेक्ट्रिक, यानी जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेरियम टाइटेनेट होना चाहिए, बेरियम टाइटेनेट और ट्यूरोमोलेनेट नहीं, लेड क्रोमेट क्वार्ट्स नहीं, ये बेरियम टाइटेनेट ही मुझे एग्जाम्पल जहाँ तक अनुमान है। आप एक बार भी चेक करेंगे, आंसर शीट लगी है लास्ट में, चेक करेंगे। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Z, तो Z आर इन CCP, यानी कि जो भी मेरा तो मेथड ये रहता है कि Z आर इन CCP की अगर है तो Z इज़ इक्वल टू X मान लीजिए, और वाइल X एटम्स ऑक्यूपाई, यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड जो निकल के आएंगे वो 2X हो जाएंगे, और ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कि जो X है वो हो जाएगा आपका वाइल Z आर CCP वाइल X ऑक्यूपाई, तो ये हो गया आपका X इज़ इक्वल टू
2x हो गया, तो फिर फार्मूला z की वैल्यू x हो गई और x की वैल्यू 2x काट दीजिए, x2z हो जाएगा, x2z यानी कि 20वें का आंसर फिर C आना चाहिए इस तरीके से। हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर, ये तो दुनिया बता देगी, तो मैं क्या आप ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो आर पॉजिटिव, टेट्राहेड्रल के लिए मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल की जो रेंज होती है वो रेंज जो होती है टेट्राहेड्रल की, यानी ये टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल दे रखा है, देखिएगा सही से देखिएगा, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल की जो रेंज है, रेंज देख लेते हैं। मैंने COTT यानी कि ये आपका हो गया क्यूबिक, ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्रा हो गया, तो यहाँ पर 1 से लेके 0.7 तक, यहाँ 0.7 से 0.4 तक, यहाँ 0.4 से 2 to 5 तक, तो 0.4 से 2 to 5 कहीं पर दे रखा है, तो 0.4 से 2 to 5 यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। मेरा तरीका अपनाइएगा, बहुत स्पीड में निकाला है, वैल्यूज़ याद नहीं करनी पड़ेंगी। सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, द फिनोमिना इज कॉल्ड, ये तो दुनिया जानती है कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा हो जाए तो समझ लीजिए पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और ये फिनोमिना पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड गिवन बिलो, लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव आयंस एंड बी नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यानी ये अगर हम देखें तो ये जो इस तरीका जो अरेंजमेंट होता है, जो टेट्राहेड्रल वाइड वाली कंडीशन होती है, तो उस समय जो अरेंजमेंट निकल करके आता है वो 8 आना चाहिए, क्योंकि हर आइटम एक, भाई 1/8 है ना कि इंटू 8 होता है, तो इन्हीं 8 को टच कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर फिर डी जाना चाहिए, ये आंसर 24। फॉर अ स्ट्रक्चर गिवन बिलो द साइट मार्क्स एस इज, यानी कि जो ये एज है, ये एज, इसको आप एज देखेंगे। खैर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, टेट्राहेड्रल क्यूबिक वाइड है, ये टेट्राहेड्रल वाइड है कि क्यूबिक वाइड है, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए एज पे जो होता है हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनता है, यहाँ पर ये जो वाइड बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल, यानी कि एस में आंसर जो है हम लोग ऑक्टाहेड्रल ही लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यानी आंसर 25 का हम लोग सी लगा देते हैं, 25 का आंसर हम लोग सी लगाएंगे। बहुत ही क्यूबिक वाइड्स हमेशा 2 टाइप्स के ऑक्टाहेड्रल वाइड से बनते हैं, और फिर जब FCC होता है तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग पहुंच जाते हैं 27 पर। 27 में क्वेश्चन नंबर जो है ये तो आपका, अच्छा एक छूट गया क्या, हाँ 26 छूट रहा है। TiCl4 है, TL है, क्या है पढ़ लेते हैं। ये आपका TlCl4 हो गया है ना, TlCl4 है स्ट्रक्चर में CSCl, या तो CSCl का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 होता है, जब 8 होगा तो आंसर 26 का डी लगाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 26 का आंसर फिर डी लगाना है। जब CSCl का होता है तो 8 ही होता है। व्हेन NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विद MgCl2, नेचर ऑफ डिफेक्ट, यानी कि कौन सा डिफेक्ट, जब MgCl2 डालेंगे तो फिर इसका मतलब है कि व्हेन NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विद MgCl2, नेचर ऑफ द डिफेक्ट प्रोड्यूसेस, यानी नेचर ऑफ डिफेक्ट क्या होना चाहिए, MgCl2 जाएगा, और जब इसका मतलब है 2 Cl 1 Cl एक्स्ट्रा पहुंचेगा तो एक Mg जगह कैटायन लेकर के आ जाएगा। तो 27वें का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, वह और देख लेता हूँ। व्हेन NaCl क्रिस्टल इज डोप्ड विद MgCl2, MgCl2 डाला गया, यानी कि Mg डाई पॉजिटिव है, पड़ गया इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब एक सोडियम की जगह खाली कर देगा और एक क्लोराइड की जगह खाली कर देगा, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट आंसर तो नहीं है कहीं, है ना। जब MgCl2 की डोपिंग करेंगे तो शॉर्ट की मिसिंग ऑफ कैटायन एनायन होता है आंसर शॉर्ट की में। तो 27 का एक बार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया ये क्वेश्चन, क्योंकि नेचर ऑफ द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड, MgCl2 जब डोप करेंगे तो Mg 2 सोडियम की जगह खा जाएगा, तो एक पॉजिटिव जगह छोड़ेगा, ठीक है। एक क्लोराइड आयन ऑलरेडी पहले से मिस करेगा, नीचे चला यहाँ, ठीक है, शॉर्ट की ही आना चाहिए, ठीक। चेक कर लेते हैं, फ़िलहाल आप लोग भी से चेक करिएगा। सिलिकॉन डोप्ड विद द, आंसर जो है आंसर शीट में दिया होगा, बाद में चेक करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हमने जो कंसेप्ट लगाया वही है कि Mg जब डाई पॉजिटिव है, Mg डाई पॉजिटिव जो सोडियम की एक जगह ही ऑक्यूपाई करेगा तो ये एक सोडियम को वैकेंट करता हुआ चला जाएगा, यानी कि एक कैटायन की वैकेंसी छोड़ेगा, और एक एनाइन Cl2 2 है और वहाँ Cl 1 ही है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई
इसमें डिफेक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा शॉर्ट की, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फ्रेंकल ना हो जाए, कोई नहीं। सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक इन एन एग्जाम्पल विद द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ डोप किया गया है, तो यानी कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आर्सेनिक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, वो बाल गए इंतजार में तेरे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक। और आर्सेनिक किस ग्रुप में आता है आप जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यानी कि हायर ग्रुप की इम्प्योरिटी लोअर ग्रुप में डाली गई है, तो इसका मतलब है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, हायर की ग्रुप की इम्प्योरिटी जब लोअर में पड़ती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ही बनता है। अब क्लोज पैक्ड अरे ऑफ एन, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 2 गुने होते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो 29 का जो है वो 2 गुना लगा दीजिए, यानी 29 का सी लगाना पड़ेगा आपको। इन द कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड इज रिस्पेक्टिवली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यानी कि जब कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है तो इसका मतलब हुआ कि 8:4 का रेशियो रहता है, यानी बी ऑप्शन लगाऊंगा मैं। द आयनिक रेडिया ऑफ रुबिडियम एंड आयोडाइड आयन इस इतना दे रखा था, मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। यानी 31 में का जो निकलेगा वो कैसे, आर बी और आई है, यानी कि आयनिक है और आयनिक है, तो ये किसके, यानी इनका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आना चाहिए, ये आप निकाल लीजिएगा। और जब निकल के आ जाए तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से मैच करा लेना। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर मैच कराओगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो फिर समझ लेना कि NaCl टाइप है, अगर 8 आए तो समझ लेना CHCl टाइप है। इस तरीके से अरेंजमेंट निकालना। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो रेंज आ रही है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को बिलोंग करेगी, यानी कि सोडियम क्लोराइड को, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 23वें का क्वेश्चन, यानी 32वां, सॉरी 32 देखिएगा। 32 में क्या है मैं आपको बताता हूँ। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई BCC अरेंजमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना होता है BCC का, दुनिया जानती है कि 32 वाले में 68% होता है, तो 68% लगा दीजिएगा। विच कंपाउंड हैज़ द लार्जेस्ट लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो आपको बताऊँ कि लेटेस्ट एनर्जी का मतलब हुआ नेटवर्क, और जिसमें भी नेटवर्क का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया होगा। फ्लोराइड आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और लिथियम का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, तो हाई चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब फिर डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। 33 का डी लगाना पड़ेगा। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्यूडो सॉलिड, दुनिया जानती है ग्लास स्यूडो सॉलिड है। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ए एंड बी एटम्स, ए एटम्स आर एट द कॉर्नर, यानी कि 1/8 × 8 मीन्स 1 हो गया, A1 हो गया। बी एटम्स फेस सेंटर पे है, तो यानी कि 1/2 × 3 इज इक्वल टू आपका 1/2 × 6 हो गया, यानी कि 3 हो गया, यानी कि 3 हो गया। और तो AB3 आंसर फिर आना चाहिए। 35 का AB3 आंसर आना चाहिए। और आगे भी तो देख लें। ए एटम इज़ मिसिंग, ओहो, ए एटम इज़ मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, यानी कि माइनस ये हो जाएगा आपका 1/8, यानी कि 1/8 × 8 माइनस 1/8 हो जाएगा ना, तो 1 - 1/8, यानी कि ये फिर गड़बड़ करेगा भाई साहब। ये हो गया आपका नीचे 8 आ गया, यहाँ पर 8 - 1 यानी कि 7/8 हो गया, तो 8 से 24, फिर आंसर सी हो जाएगा इसका, निकालिएगा यही आंसर आएगा कि 1 इज़ मिसिंग फ्रॉम द। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा पूरा कैलकुलेट करके दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिखाता हूँ। देखिए वो कह रहा है कि 1/8 × ए एटम्स जो हैं वो ए का नंबर ये आ गया, ठीक है। ए एंड बी आर प्रेजेंट, ए एटम्स आर एट द कॉर्नर दिखाई दे रहा है, एंड बी एटम्स एट द फेस सेंटर, यानी कि बी एटम्स जो है 1/2 × 6 मतलब 3 हो गए। लेकिन आगे ये भी कहते हैं ए एटम इज़ मिसिंग, तो एक एटम ए में एक कॉर्नर से गायब, यानी 1/8 कर दो इसमें से, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका 7/8 है ना, 7/8 हो गया ए, और बी हो गया आपका 3। तो इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए 7 और बी 24 आ जाएगा, यही आंसर आएगा। फिर ये वाला आंसर सी आ जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज 2, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज, यानी कि 2 आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड ही होना चाहिए। तो ये मैंने 36 क्वेश्चन का जवाब आपको दिया।
कैसे लगे क्वेश्चन, बढ़िया लगे या नहीं लगे बताइएगा ज़रूर। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैंने पीजीटी के पेपर से एक कॉपी कर लिया है। ये इसलिए कॉपी ज़रूर किया कि मैंने अपने फार्मूले को आजमाना चाहा कि वाकई में अनुस्वर का फार्मूला काम करेगा। COTT यानी कि क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और उसके बाद ट्राइगोनल हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 8, 6, 4, 3 लिख देते हैं, यहाँ पर वही अरेंजमेंट लिख देते हैं। 1 से 0.732, 0.7 से 0.414 हो गया, 0.4 से 0.225 हो गया, 0.2 से 0.1। तो इसका मतलब हुआ हम आसानी से मैच कर पाएंगे। तो 1 से लेकर के 7 पॉइंट ये इसका मैच कर जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि डी का 1 ऑप्शन आना चाहिए। डी में 1 कहीं पर एक ही जगह दिया है, डी में 1, वेरी गुड। तो फर्स्ट ही लगा दूँ, सोचो ही ना। डी में 1 दिया। सी का ऑप्शन देख लेता हूँ, सी का दिया है सेकंड, सही है, सेकंड दिया। यानी कि अब सोचना नहीं, ज़्यादा नहीं सोचूंगा, फर्स्ट लगा लीजिए आंसर। ये इसलिए लिया है कि बढ़िया था क्वेश्चन। ये साथ ही मैंने आंसर शीट लगाई हुई, तो इस आंसर शीट से सभी आंसर मैच कर लीजिएगा। कोई भी आंसर मिसमैच कर जाए तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिस इज़ द कैलकुलेशन में मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं कोशिश यही करता हूँ ना हो, लेकिन बाई चांस होती है, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी इशू लेकर के ना बैठिएगा, कैलकुलेशन ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये रही वीडियो आज। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो ये सॉलिड के क्वेश्चंस हैं ये लोगों तक पहुँच सकें। इससे बढ़िया क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट के मैं इसी के वीडियो के तुरंत बाद लगा रहा हूँ। देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस भी सॉलिड के ही लगाए हैं। इसके तुरंत बाद मैंने द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ब्रैग्स लॉ इज एन लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लगा देता हूँ, यहीं लिखे दे रहा हूँ कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन मैं सी लगाऊंगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन लगाऊंगा। इसके बाद जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्या ऑप्शन लगेगा। द पीक्स ऑफ द स्कैटर्ड इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द पीक डिफरेंस वुड, यानी कि हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो लैम्डा के इक्वल आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिर आंसर लैम्डा ही आना चाहिए। ब्रैग्स लॉ इज़ यूज्ड इन विच प्रोसेस, यानी क्रिस्टलोग्राफी होती है, तो इसका मतलब सी लगा दूँ ऑप्शन, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। व्हेन एक्स रे आर इंसिडेंट ऑन एन एटम दे मेक द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव। मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव का मतलब हुआ कि ये सही है। जब व्हेन एक्स रे आर इंसिडेंट ऑन एटम, जब भी एटम के कोई भी ये एटम है, इस एटम के अगर चारों तरफ लाइट पड़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आंसर फिर ट्रू जाना चाहिए, फोर्थ का आंसर ट्रू जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द स्कैटरिंग ऑफ द वेव्स इन द ब्रैग्स लॉ एक्सपेरिमेंट इज ड्यू टू, ये रैले, जहाँ तक मुझे याद है कि आंसर इसका रैले आना चाहिए। रैले है इसमें कहीं, हाँ रैले हैं, तो रैले स्कैटरिंग कहलाती है। ब्रैग्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, ये एक सही बात है, बिल्कुल सही कि लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ही है। ब्रैग्स लॉ वॉज प्रपोज्ड इन, ब्रैग्स लॉ कब दिया गया था, ये तो भैया रटने वाली बात है कि ब्रैग्स लॉ कब ये दिया गया था। 1913 में ब्रैग्स लॉ दिया गया था। इफ़ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज 30 देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा में एन की वैल्यू 1 हो गई, तो लैम्डा भी दिया क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2 इंटू डिस्टेंस है कुछ, यानी कि साइन थीटा, तो डिस्टेंस तो देने कि डी रख देता हूँ, और साइन थीटा 30 की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। फिर आंसर यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2D आएगा क्या, यानी 8 का आंसर जो है वो 2D आना चाहिए, डी आना चाहिए। लैम्डा यानी कि इसकी क्या, साइन 30 की वैल्यू मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ करे, साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2 होती है। तो फिर आंसर, मुझे आंसर दिया क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। आंसर इसका दिया है आपका ए दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती होगी। चेक करिएगा आप लोग, निकाल लीजिएगा इसमें, अगर इसमें मुझे कोई दिक्कत लगे तो 8 का आंसर जो है फिर ए होना चाहिए। अगर साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग देखिएगा, मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ। इफ़ एक्सरे ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 100 इज़, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द एक्सरे वेवलेंथ ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम, अगर यानी 100 यानी लैम्डा की वैल्यू जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम हो गई, यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 और मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो इसका मतलब हुआ फिर ये वैल्यू 10⁻8 ही रह जाएगी। क्लियर हो गई।
10⁻⁸ रह जाएगी, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है, कौन से ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। साइन कितना है, एंगल कितना 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू शायद 1 होती है, तो 1। अब आप डिस्टेंस आपको निकालना है, तो फार्मूला पुट कर दीजिए, यानी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा लगा दीजिएगा, यानी कि n की वैल्यू 1 रख देना, और आपका n की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁸ हो गई, और आपका 2 इंटू डी निकालना है, और साइन थीटा 1 हो गया, तो यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 0.5, फिर 0.5 यानी कि 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 50 आ रहा। इसका 10 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, ये x कितना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये x उतना ही होगा जितना कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली इसका 2 गुना रहता है, तो यानी कि डिस्टेंस, ये जो एंगल बनता है इसका 2 गुना, डिस्टेंस का 2 गुना हमेशा रहेगा, यानी कि अगर हमें कहें तो ये ऐसे बोला जाए कि यहाँ पर 2 ऐसे डिस्टेंस, सिंपल सी फार्मूला 2d साइन थीटा होता है, तो ये एंगल ही बता रहा है कि वो थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है, तो इसका मतलब 2 गुना हो ही जाना है, सिंपल सी बात है, 2d साइन थीटा ही होना है, डिस्टेंस का 2 गुना होता है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू x क्या होगी, तो मेरे हिसाब से ये 2 थीटा होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो अब आप हिसाब लगाइएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, इसका C आंसर आना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, मैंने लिखे, और आपके लिए मैंने क्वेश्चन ये दिए हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आप तक पूरी जानकारी अपडेट होती रहेगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।